नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि दरअसल जहां बजट आया उसी बीच में अब बजट पर सीएम मनोहर लाल ने भी अपनी बात रखी है। संतुलित और लोकहित का बजट करार दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। बजट का लाभ सामान्य समाज को होगा, आम व्यक्ति को होगा, आम वर्ग को होगा। सामाजिक सुरक्षा को लेकर जिन चीजों का ख्याल रखा जाना था उन सभी चीजों का समावेश इस बजट में है। यह बात कही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो बड़ी खबर आपके सामने, केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, देश का बजट पेश कर दिया है और अब उस पर जगह जगह से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम जो अलग अलग राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भी। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बजट को बेहतर बजट करार करते हुए यह भी कहा है कि दरअसल मेक इन इंडिया का इसमें ध्यान रखा गया है, हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है। नई चुनौतियों में जो नई दिक्कतें पैदा हुई थी उनसे निपटते हुए एक बेहतर बजट प्रस्तुत किया गया है। संतुलित है यह बजट और लोकहित वाला यह बजट है, यह कह रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बजट का लाभ सामान्य समाज को होगा, सामाजिक सुरक्षा का और उन तमाम चीजों का इसमें ख्याल रखा गया है। मेक इन इंडिया जो कि एक अपने आप में बड़ा सपना है देश का, देश के प्रधानमंत्री का, उसको भी इसमें अगर हम देखें तो पूरा भरपूर मौका रहेगा और इससे मेक इन इंडिया की तस्वीर और मजबूत होगी। संतुलित और लोकहित का बजट करार दिया है मनोहर लाल ने। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। खुशी है इस बात की कि पिछला ये पूरा वर्ष जैसे कोविड का निकला है और जैसे पूरा अर्थतंत्र, पूरी जो आर्थिक गतिविधियां, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कठिनाई जो आई, उसके बावजूद भी इस वर्ष का ये जो बजट है बहुत संतुलित और बहुत लोकहित का ये बजट ये पेश किया गया है। आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें विशेष तौर पर शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जितने भी आवश्यक जितनी भी चीज़ें थी, सामाजिक सुरक्षा के नाते भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान में रखा है ताकि सामान्य समाज को उसका लाभ हो। क्योंकि कोविड के कारण से देश भर में सरकारों के पास भी जो खर्च काफ़ी किया गया, इस नाते से उन्होंने उसमें भी बड़ी राशि जो उसमें उपलब्ध कराई है कि कोविड के नाते से उसका उनको लाभ हो जाए। बहरहाल तो मुख्यमंत्री ने इस बजट को बेहतर बजट करार दिया है, लोकहित का बजट करार दिया। लेकिन इस बजट में कोरोना काल के बाद का जो बजट है, देश का बजट है, उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए। कोरोना काल के बाद बहुत चुनौतियां थी और पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,180 करोड़ की राशि इस बजट में दी गई है। बहुत बड़ा इजाफा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया है। स्वच्छता मिशन की बात करें तो 71,000 करोड़ के तहत ग्रामीण और शहरी अभियान को चलाया जाएगा स्वच्छता के लिए। स्वास्थ्य सेवा में 2.23 लाख करोड़ रुपए का इजाफा। कोविड वैक्सीन की अगर बात करें या कोविड से लड़ाई की बात करें तो 35,000 करोड़ का इसमें बजट रखा गया है। बड़ा एक अपने आप में आंकड़ा है। वायु प्रदूषण को 2,217 करोड़ से इस पर भी काम होगा प्रदूषण मुक्त करने के लिए। जल जीवन मिशन, इसको आप देखिए कि ना सिर्फ एक बड़ा प्रावधान इसके लिए किया गया बल्कि ग्रामीण अंचल के साथ साथ अब जो शहरी अंचल है, निगम है, वहां पर भी जल जीवन योजना को जोड़ा जाएगा। तो ये मोटी मोटी कुछ बातें हैं जो कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किसको क्या मिला, किस क्षेत्र को फोकस किया गया है, किस क्षेत्र में कितना प्रावधान किया गया है। लक्ष्य जो हासिल करना है उसके लिए राशि की उपलब्धता हो तो उस राशि में इजाफा भी किया गया। जल जीवन मिशन को 2.87 लाख करोड़ रुपए करने के साथ साथ इस मिशन का क्षेत्र व्यापक कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण अंचल के साथ शहरी क्षेत्रों को भी इसमें जोड़ने की कवायद की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई 39 से बढ़ाकर देखिए 74 कर दी गई है और उसको लेकर कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी हालांकि आ रही हैं। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा। कोविड वैक्सीन या फिर कोविड से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान है। स्वच्छता मिशन के लिए भी एक बड़ी राशि की बात इस बजट में की गई है। बहरहाल तो अब देखिए बजट को लेकर जहां प्रधानमंत्री ने खुद अपनी तरफ से
जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और उनके सहयोगी अनुराग ठाकुर और उनकी पूरी टीम को न सिर्फ सराहा है बल्कि उनको वहां पर एक पीठ थपथपाते हुए बात कही है कि जो मौजूदा चुनौतियां थी उसमें तमाम एक्सपर्ट्स जो थे वो भी मान बैठे थे कि इस बार सरकार बोझ आम जनता पर, आम लोगों पर बढ़ाएगी, प्राइवेट सेक्टर पर, उद्योगपतियों पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन हमने बोझ नहीं बढ़ाया बल्कि कुछ चुनौतियों से निपटते हुए बजट का साइज हर क्षेत्र में बढ़ाया है। लेकिन राजनीति में विरोध होता है, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी से इसे सबसे खराब और कई लोग तो इसे खतरनाक बजट बता रहे हैं। लेकिन उद्योगपतियों के नजरिए से इसको अगर हम देखें तो क्या कहते हैं उद्योगपति, क्या सोचते हैं, उनकी उम्मीदों पर कितना ये खरा उतर पाया है। मैं आपको यहां पर तारुफ कराता हूं रमन सलूजा से, जो कि पूर्व चेयरमैन है CII हरियाणा के। पंकज कपूर साहब भी हमारे साथ हैं जो कि उद्योगपति हैं, चेयरमैन है पार्क नॉन वुमेन प्राइवेट लिमिटेड के। और हरभजन सिंह साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर टैलेंट 21 मैनेजमेंट एंड शेयर्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमन सलूजा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, पहली प्रतिक्रिया आपकी, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? कितना उम्मीदों पर आपके उद्योगपतियों के ये खरा उतर पाया है? हमें मालूम था कि और सबको मालूम है कि कोरोना के कारण बहुत जो खर्चे सरकार के बढ़े हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें कंस्ट्रेंट तो है। इस सब बैकग्राउंड के तो जो पहले अफवाहें थी कि शायद टैक्स स्लैब बढ़ जाए या कोई और बर्डन एक्स्ट्रा दिया जाए, वो बहुत खुशखबरी अभी ये है कि वो सब कुछ नहीं हुआ। दूसरा, जो फिर डेफिसिट जो एक सैक्रोसैंक्ट लाइन मानी जा रही थी आज तक के, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि उसको बढ़ा के सिस्टम में काफी इन्फ्यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ रोड्स एंड हाईवेज। 1 लाख करोड़ से ज्यादा रेलवेज। सो दैट इज गुड न्यूज फॉर द इंडस्ट्री कि हमारा ये जो कारोबार का चक्का है वो चलता रहेगा। हैविंग सेड दैट कि लेकिन जो हमें थोड़ा बहुत जो माइक्रो और स्मॉल सेक्टर है वहां दो काफी बैंक लोन्स और ये वो चीजें स्कीमें आई हैं, लेकिन एक TRED करके एक ट्रेड रिसीवेबल एक्ट काफी साल पहले चालू करा था सरकार ने, जिससे कि सारी जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना भुगतान 45 दिन में MSME को करे। अगर उसको भी थोड़ा पुश दे दिया जाता तो फिस्कल बेनिफिट इसके तहत MSME को बहुत होता। दूसरा, जी, टैक्स लायबिलिटी जो 6 साल तक पहले खुलते थे केसेस, अब 3 साल तक खुलेंगे। थोड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटाइजेशन से जो चीजें फेसलेस असेसमेंट, वो सब तो वेलकम है और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमें लगता है हर साल आगे ही बढ़ेगा। रमन जी, आपने कहा कि जिस तरीके से खुद आपको भी या आपके तमाम उद्योगपति सहयोगियों को, एक व्यक्ति को जो कि आप लोगों से जुड़ा है, उन सबको उम्मीद ये थी, आशंका थी, उम्मीद नहीं बल्कि आशंका थी कि हां मौजूदा परिस्थितियां अलाउ नहीं कर पाएंगी कि बहुत कुछ राहत मिले। लेकिन आपने बताया कि राहत मिली भी है और एक अच्छा ठीक ठाक बजट है। लेकिन राजनीति करने वाले इसे खराब और खतरनाक भी बता रहे हैं, जिससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पंकज कपूर जी, आप सहमत हैं रमन सलूजा साहब की बात से? एक ऐसा समय था जब अर्थव्यवस्था पर भी असर था उस बीमारी का या उस वायरस का, पूरी दुनिया प्रभावित हुई, उसमें ना सिर्फ मौजूदा सरकार ने उस गति से लड़ाई लड़ी, आम जनता को राहत दी, बल्कि उसके साथ साथ जब बजट का समय आया तो बैलेंसिंग रखी है इस बजट में और उससे एक विजनरी कुछ निकल कर आ रहा है। थैंक यू अतुल जी। आई थिंक योर नेम इज अतुल। जी जी बिल्कुल। अतुल, थैंक यू। I was listening to my friend Mr. Raman Saluja. He is a very close friend of mine. But he is in a different industry. I am in a different industry. मैं अलग इंडस्ट्री में हूँ। ओवरऑल जो है, जो बजट आज का है, इट्स ए हेल्दी बजट ऑन ऑल काउंट्स। वी थैंक द फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारमन जी।
It removes obstacles and provides considerable ease of living, focusing on quality of life, socially, economically, and environmentally. Healthy nation will lead to a wealthy and a creative nation. जी This is my take. The budget is a healthy budget, so that we have a healthy nation, which will lead to a wealthy and a creative nation. जी However, looking at the other aspects of the budget, we have to see that what are the other highlights of the budget. It's a people-friendly budget. जी There is no extra tax involved anywhere. There is no other, what you can say, burden on the industry also. But as we are in basically an auto component manufacturing company, so there has been a good gesture on the part of the finance minister for the auto companies, जी that there has been a talk of scrapping policy for the vehicles. तो व्हीकल की अभी उन्होंने स्क्रैपिंग पॉलिसी का प्रावधान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बन जाएगी, जिसमें 15 साल जो है कमर्शियल व्हीकल, तो वो 15 साल के बाद उसको स्क्रैप किया जाएगा अंडर सर्टेन नॉर्म्स, जी सर्टिफाइड नॉर्म्स. देयर विल बी स्क्रैपिंग इंस्टीट्यूट जो स्क्रैप करेंगे उसको, वेस्ट को, सो दैट एनवायरनमेंट को कोई उसमें हर्ट ना हो. एंड देन देयर विल बी अ सर्टिफिकेट इशूड टू, आई थिंक, टू द पर्सन हु स्क्रैप्स हिज कार और ट्रक. और कार के लिए उन्होंने 20 साल का दिया. आगे 15 साल का प्रोविजन सुनने में आया था स्क्रैपिंग का. दैट हैज बीन डन फॉर 20 इयर्स, प्रोविजन बजट में किया है. साथ ही साथ क्या किया है कि ऑटो कंपनी जो कंपनी जैसे हुंडई, मारुति एंड अदर कंपनीज जो कार बना रही हैं, तो वो इंपोर्ट कर रही थी कुछ कंपोनेंट बाहर से, उसके ऊपर भी ड्यूटी गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है. ठीक है. This is one of the aspects of the budget which is favorable for the industry as of now. Secondly, क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो हमारा बजट था for the health, that has been increased. There will be new scheme which will be spread over 6 years. आपने पढ़ा भी होगा. For 64,000 crores rupees, they will be allocating for the new mission scheme for the health. जी Where there will be a provision, I think, जो इसमें मेंशन नहीं, फाइन प्रिंट में आएगा, टू गिव प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. मतलब ये जरूरी नहीं कि आप बीमार हो तो अस्पताल जाएं, उसके बाद जो है आपको वहाँ से इंश्योरेंस से जी जी जो हेल्थ योजना है प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान हेल्थ योजना के क्या है वो, तो उसमें उसको पैसे मिल जाएं और वो बीमारी उसकी ठीक हो जाए. व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज कि प्रिवेंटिव क्योर, कि आदमी बीमार ही ना हो, उसके लिए उन्होंने प्रोविजन क्या किया है कि पंकज जी, आपने बड़ी बात कही है. एक उद्योगपति के नजरिए से आप इस बजट को नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी आप देख रहे हैं. और आपने उस बिंदु का भी उल्लेख किया जो सरकारों का जिम्मा होता है. और आपने जब स्वास्थ्य का जिक्र करते हुए इस बात को कहा, तो वाकई खुशी होती है कि हमारे उद्योगपति भी इन चीजों को देखिए बहुत बारीकी से देखते हैं. और पब्लिक सेक्टर की बात करें, आम व्यक्ति की बात करें, तो सरकार जो स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कोशिश करती रही है, उसमें यह सरकार और इस सरकार का जो यह बजट है, उसमें मूलभूत जो जरूरतें हैं, बीमार होने के बाद की क्या है और होने से पहले की क्या है, उनका भी ख्याल रखा गया है. आपने इस पूरे बजट को अगर 2 शब्दों या 3 शब्दों में जो बताया, तो उसको मैं ऐसे समझ पाया कि हेल्दी भी है, वेल्दी भी है और पीपल फ्रेंडली भी यह बजट है. पंकज जी, मैं आपके पास लौटूंगा. हरभजन सिंह साहब, आप भी इस बात से सहमत हैं जो बात कह रहे थे पंकज जी, और जो बात कह चुके हैं रमन सलूजा जी? जी गौरव जी, मैं सहमत हूं. मैं ये देख रहा था कि ये बजट जो है, ये बजट मूल रूप से कंजम्पशन साइकिल का चक्का जो स्लो हो चुका था कोविड के बाद जी, उसमें उसको गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. जी देखिए, जो कैपेक्स है, कैपेक्स में 35% की वृद्धि कर दी गई है और अब वो 5.54 लाख करोड़ का हो गया है. ठीक है. अगर ये कैपेक्स की एग्जीक्यूशन सही हो जाती है, अगर ये पैसा वास्तव में खर्च हो जाता है, तो ना केवल कंजम्पशन साइकिल इंप्रूव कर जाएगा, पर इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और अन्य कई समस्याएं जो हैं उनका स्वतः ही निदान हो जाएगा. ठीक है. दूसरी बात जो मैं देख रहा था कि इसमें इस बार फोकस किया गया है, जैसे बैंक्स को भी रिकैपिटलाइज
करने के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिससे बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा। हमारे इंश्योरेंस कंपनीज की जो 49% की लिमिट थी उसको बढ़ा के 75% कर दिया गया है, जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनीज में बढ़ेगा। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी बढ़ने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है अपने देश में। ठीक है। हम अभी बहुत बेसिक इंश्योरेंस पर ही टिके हुए हैं, जबकि आप अगर विदेशों में देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, हर तरह के इंश्योरेंस को वो लोग कवर करते हैं। ठीक है। तो आई थिंक कि इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा इससे, और ये हमें बहुत फायदा पहुंचाएगा। सिंह साहब, आप जो बात अभी आगे करेंगे उसको तो आप करिएगा, लेकिन आपके इसी कमेंट पर मैं एक सवाल और लूंगा और बाकी मेहमानों से भी मैं चाहूंगा कि इस पर वो अपना कमेंट आगे रखें। आपने जिस सेक्टर का जिक्र किया और पहलुओं पर तो मैं जाऊं, लेकिन आपने जब कहा कि हां हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में अगर एफडीआई को बढ़ा दिया गया है, मार्केट ओपन किया गया है, तो इससे बहुत बड़ा बूम आ सकता है। मैं थोड़ी देर पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से बात कर रहा था, उन्होंने इस बजट को खराब और खतरनाक बताया है। खराब इसलिए कि निराशाजनक बजट थी, विपक्ष कहता है, मान लिया। खतरनाक इसलिए जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि एलआईसी, जो कि भारत सरकार को भी कभी कभार जब जरूरत पड़ती है तो मदद देती है, उसमें अगर ओपन कर दिया विदेशी निवेश तो यह देश बेचने का, अपनी एजेंसियों को बेचने का काम है, यह आरोप तक लग गया। आप समझाइए मुझे कि आपको कैसे लगता है कि यह कदम उठाएंगे तो बड़ा बूम आएगा, और विपक्ष क्यों कह रहा है कि यह खतरनाक है? देखिए, मैं तो पॉलिटिकल नजरिए से चीजों को नहीं देख रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो एंड कंज्यूमर है उसको क्या फायदा होगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी का दायरा बढ़ गया और हमारे इंश्योरेंस की स्कोप बढ़ गई, तो जैसे क्रॉप इंश्योरेंस है, हमारे किसान भाई हैं, इनकी खेती का नुकसान, उन क्रॉप इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में वृद्धि हो सकती है, और कई ऐसे एरियाज जिसमें अभी फिलहाल इंश्योरेंस बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है या जिसमें इंश्योरेंस की पैठ नहीं है, वो इसके दायरे में आ जाएंगे, जिसका फायदा आम आदमी को मेरी समझ से जरूर मिलेगा। रमन सलूजा साहब, आप भी इस बात से सहमत हैं? और इसी बिंदु पर मैं चाहूंगा चर्चा हम आगे बढ़ाएं, उसके बाद अलग बिंदु को हम उठाएंगे कि आप इस बात से सहमत हैं? और अगर एक उद्योगपति के तौर पर जो कह रहे हैं हरभजन सिंह साहब, या आप भी अगर वही मानते हैं, तो क्यों लगता है कि हां यह सही कदम है? और क्यों आखिर इसको लेकर नकारात्मक कोई चर्चा हो रही? वो विपक्ष के लोग या पॉलिटिकल लोग करते हैं, वो उनका अधिकार है भाई, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई भ्रम की स्थिति है? क्या वाकई ये बेचने जैसा कोई कदम है? अतुल जी, मैं बिल्कुल अपने दोनों दोस्त इंडस्ट्री के भाई हरभजन जी और पंकज जी के साथ सहमत हूं कि हमें जो भी लॉज है, जो भी अब परिवितियां आ रही हैं, पुराने लॉज अपडेट हो रहे हैं, उनको एक पॉजिटिविटी के साथ देखा जाए और पॉलिटिकल नजरिए से इतना ना देखा जाए। पॉलिटिकल पता नहीं अब ये प्लेटफॉर्म ठीक है कि नहीं। वही पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में होती है तो कुछ कहती है, विपक्ष में होती है तो विपक्ष करने के लिए ही कहती है। अब ये तो हम देखते ही हर रोज क्या होता है। उनका काम है पॉलिटिकल अपना कायम रखना, तो सर माथे पे। बट जनता धीरे धीरे, मुझे विश्वास है कि इन पॉलिटिकल स्टेटमेंट से अब थोड़ी और जागृत हो चुकी है। एट द एंड ऑफ इट, जो कंज्यूमर है, जब तक उसको बेनिफिट मिलेगा, तभी किसी सरकार को या किसी नीति को शाबाशी मिलेगी। सो थोड़ा हम उस ऊपर अपना नजरिया थोड़ा बदले। दूसरा, एक और चीज बड़ी सराहनीय है कि इस बजट में लेबर के बारे में, जो हमारे भाई 2 करोड़ के करीब जो वापस गए थे पैंडेमिक में, उसके बारे भी इन्होंने चर्चा की है कि उन सबको वो एक मैपिंग करेंगे, पोर्टल में लाना चाहेंगे, जिससे कि इतने सारे जो हमारे कर्मचारी अभी ईएसआई के नेट में नहीं आए और सोशल सिक्योरिटी के नेट में नहीं आए, उनको भी जल्दी से जल्दी लाए, तो ये भी हेल्थ के साथ, इंक्लूजन के साथ ही एक इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है जी। और मुझे खुशी है कि हम इस तरफ अपने कदम उठा रहे हैं। पंकज कपूर साहब, जो बात हरभजन सिंह साहब ने कही और रमन सलूजा साहब ने उसका समर्थन किया है, आपको भी लगता है? और क्या
इस प्लेटफॉर्म पर हम इस चर्चा को और ओपन कर दें कि विपक्ष की मजबूरी हो जाती है कि वो हर बार बजट को खराब बताएगा, और इस बार तो इतना मजबूर है कि वो खतरनाक भी बता रहा है। आपके नजरिए से भी मैं समझना चाहूंगा कि एफडीआई को अगर ओपन कर दिया गया इस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आपको लगता है कि हां एक बड़ा कदम है अपने आप में प्रदेश के लिए, देश के लिए, और उसमें बहुत सारे सेक्टर कवर हो पाएंगे, जिसका उदाहरण दे रहे थे हरभजन भाई। He is right. Actually, मेरे ख्याल से अपना रमन जी भी सही है, आप भी सही कह रहे हो। एक्चुअली क्या है कि जब तक हमारी इंश्योरेंस कंपनी जो हैं उनका कॉर्पस जो है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे अभी भी जो मेरे ख्याल जो फिगर्स है, आई एम नॉट एबल टू कोट नाउ, कि हमारी जो इंश्योरेंस कवरेज है जिसमें अपना यू कैन से जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है या और भी इंश्योरेंस है, वो प्रॉपर कवरेज नहीं है अभी। ऑल ओवर इंडिया जो है कवरेज इज वेरी लो। तो जब तक हमारा कॉर्पस नहीं बढ़ेगा इंश्योरेंस का, कि जैसे अगर 10,000 करोड़ की कंपनीज आ जाती हैं इंश्योरेंस करने वाली, और हमारी कंपनी को बूस्ट मिलता है, जो इंडियन कंपनीज हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें पार्टनरशिप होती है या जो भी है, एफडीआई आता है, तो उससे क्या होगा कि जो अच्छे नॉर्म्स भी हैं, देखो मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको पैसा दूंगा ना, मैं उसके साथ कंडीशंस भी लगाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्म्स चाहिए, मेरे को ऐसी इंश्योरेंस में काम करना है जिसमें ये नॉर्म्स होंगे, सो दैट कि जैसे अब मेडिक्लेम में अब कितना आगे से बड़ा फर्क पड़ गया मेडिक्लेम पॉलिसीज में, वो ऑल दीज बिग हॉस्पिटल या छोटे हॉस्पिटल भी उनके क्लेम देने में हर चीज लॉट ऑफ क्लेम देने में मेडिकल इंश्योरेंस में भी है। अभी जैसे गवर्नमेंट ने निकाला है, अभी आपने शायद पढ़ा होगा जी जी, कि जो हमारा एफडीआई है वो 1 लाख तक पहले कवर था, ठीक है, अंडर द आरबीआई एक्ट, फिर पिछले साल शायद 5 लाख कर दिया। अभी उन्होंने बोला है कि इफ यू टेक ए इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर, तो यू विल बी कवर्ड फॉर ऑल एनी अमाउंट, यू नो दैट वे। तो इसका मतलब जैसे आपने कहा कि इंश्योरेंस और भी सेक्टर्स में जाएगी, जैसे फिडेलिटी इंश्योरेंस है। फिडेलिटी इंश्योरेंस है कि आपके एम्प्लॉय ने कोई बेच दी कोई चीज, स्क्रैप बेच दिया, बट आप समझते हैं कि वो 30 रुपए किलो बेचना चाहिए था, उसने 24 रुपए बेच दिया है, बट हाउ टू एक्ट अगेंस्ट हिम, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, दे आर वेरी स्पेसिफिक इंश्योरेंसेस व्हिच वी आर नॉट एबल टू गेट इट फ्रॉम द नॉर्मल एग्जिस्टिंग कंपनीज। तो जो एफडीआई आएगा उससे जो इंश्योरेंस का कवरेज है वो बढ़ता चला जाएगा और हमारी सेफ्टी के लिए होगा। आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है अगर एक सेक्टर खुलता है। जैसे आप समझो कि पहले हम एम्बेसडर और मारुति अपना फिएट में घूमते थे जी, अगर हम मारुति या हुंडई ये कंपनी नहीं आती तो हम तो वही गाड़ी में घूमते जो अमृतसर से दिल्ली जाते 10 बार ढाबे पे उसमें पानी डालना पड़ता था गाड़ी में, वो गाड़ी गर्म हो गई है, यू नो। तो अब हम जहां मर्जी चले जाते हैं तो गाड़ी का जो बॉनेट भी नहीं खोलते हम कि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अनलेस वी गो फॉर यू नो ए नॉलेज शेयरिंग एंड फाइनेंस शेयरिंग, ग्लोबल हो गया, हर कंपनी ग्लोबल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पंकज जी आप जानते हैं हमारे देश की राजनीति को, और आप लोग तो मजे हुए हैं, उद्योगपति हैं, आप लोग बखूबी तमाम दलों को देखते होंगे और समझते होंगे। एक चीज होती है जो कि रमन सलूजा साहब भी कह रहे थे कि पॉलिटिक्स करने वालों की मजबूरी है, वो उनके बजट को जो कि उनकी पार्टी की सत्ता का नहीं है वो खराब ही बताएंगे, लेकिन अगर उसे खतरनाक बताया जाने लगे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम चर्चा करें। और तीनों ही बड़े उद्योगपति ये बात समझा रहे हैं, तो मुझे लगता है दर्शकों तक भी बात जानी चाहिए कि अगर एक एफडीआई सेक्टर का एलआईसी में जिक्र होता है, इंश्योरेंस में जिक्र होता है, तो वो खतरनाक नहीं है, बल्कि उससे एक नए बदलाव, एक नए युग की भारत में शुरुआत हो सकती है। लेकिन वहां होल्ड सरकार का रहेगा, इसलिए इस भ्रम में ना फंसे, क्योंकि भ्रम में फंसकर कई बार दिक्कत बढ़ती है। आप तीनों मेहमानों से मैं चाहूंगा बने रहे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और सुर्खियों के साथ वापस लौटेंगे।